हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा की, या इसी को कहते हैं हेपेटोमा, ठीक है ना। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा की बात करेंगे या हेपेटोमा की बात करेंगे। तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ हेपेटोसेल्युलर जो कार्सिनोमा है अकाउंट्स फॉर 80 to कार्सिनोमा हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो है अकाउंट फॉर 80 to 90% ऑफ ऑल लिवर कैंसर। ये 80 to 90% ऑफ ऑल लिवर कैंसर कंप्राइज करता है। ये अगर करता है मोर ऑफन इन मेन, ये मेन में ज़्यादातर होता है देन वुमेन में। और प्रेजेंट्स विद abdominal पेन, मलेज, वेट लॉस, पैल्पेबल रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेड लीजन। ये कहाँ होता है कि ऑकर्स, ये कहाँ पे ऑकर होता है? मोर ऑफन इन मेन, ये मेन में ज़्यादातर देखा जाता है देन वुमेन, मेन में ज़्यादातर देखा जाता है वुमेन में। और प्रेजेंट ये कैसे करता है कि एब्डोमिनल पेन के फॉर्म में कर दिया, मलेज के फॉर्म में कर दिया, वेट लॉस हो गया बंदे को, पैल्पेटेबल रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेड लीजन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मलेज हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है ना। पैल्पेबल रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेड लीजन, कोई हमने अपने पैल्पेबल कुछ हमने रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेड कोई लीजन्स हमने देख लिए उस पर। तो मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका होता है, साउथ ईस्ट एशिया शो हाई रेट ऑफ क्रोनिक एचबीवी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ये अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया में होता है जहाँ पे क्रॉनिक मतलब कि एचबीवी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एन सी जो कि आपकी सिरोसिस भी कराते हैं और ये आपका हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में लीड करते हैं। तो कैसे होता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो आपके रीजनरेटिव नोड्यूल्स होते हैं, जो आपके रीजनरेटिंग नोड्यूल्स होते हैं, तो ये क्या कराते हैं? ये एचबीवी और एचबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कराते हैं? रीजनरेटिंग नोड्यूल्स करा देंगे, सिरोसिस करा देंगे, जो बाद में हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा लीड कर जाए। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एन सी हो सकता है, अफ्लाटॉक्सिन हो सकता है जो कि उसकी टॉक्सिसिटी कारण हो सकता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, बिलियरी सिरोसिस हो सकता है, सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ हो सकता है, हेमेक्रोमेटोसिस के कारण से हो सकता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, विल्सन डिजीज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या एस्ट्रोजेंस या एंड्रोजेंस की, मतलब कि कुछ भी लिवर में कोई भी दिक्कत हुई तो वो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कर सकती है, ठीक है ना। तो इसकी मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस क्या होती है? WNT का एक्टिवेशन हो जाएगा और P53 का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। P53 इनएक्टिवेशन इज एक्चुअली इन द केस ऑफ HBX जीन। HBX जीन जो है क्या करेगा कि कुछ उसके पास ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल होता है HBX जीन के पास, जो कि हेपेटाइटिस बी मतलब ये जो जीन होता है HBX जीन जो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस में HBX जीन होता है, तो वहाँ पे वो इनएक्टिवेट कर देता है P53 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे P53 का इनएक्टिवेशन हो जाएगा और इंटरल्यूकिन 6 से जाग स्टार्ट पाथवे का एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस की हम लोग बात करेंगे। तो रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डेथ, इन्फ्लेमेशन एंड एक्टिव हेपेटोसाइट रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा? रिपीटेड साइकिल्स होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ साइकिल टाइप का होगा, यहाँ पे साइकिल्स, रिपीटेड साइकिल्स होंगे, ठीक है ना, जो कि इन्फ्लेमेशन कराएंगे, एक्टिव हेपेटोसाइट का रेप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है ना। ये क्या क्या कराएगा? रिपीटेड साइकिल्स जो है क्या क्या कराएंगे? रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डेथ कराएंगे, ठीक, इन्फ्लेमेशन करा देंगे, एक्टिव हेपेटोसाइट रेप्लिकेशन करा देंगे, इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस इंड्यूस जिनोमिक इंस्टेबिलिटी, ये जिनोमिक एक इंस्टेबिलिटी ला देते हैं। रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डेथ, इन्फ्लेमेशन एंड एक्टिव हेपेटोसाइट रेप्लिकेशन जो है ये सब क्या करवाते हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस के केसेस में जो डेथ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन फिर होने लगता है, फिर रीजनरेशन होता है, एक्टिव हेपेटोसाइट का रेप्लिकेशन होने लगता है, तो वहाँ पे जिनोमिक एक इंस्टेबिलिटी ला देते हैं बंदे में। तो पॉइंट म्यूटेशन और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेलुलर जीन, कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गई या ओवर एक्सप्रेशन हो गई सेलुलर जीन की, डिफेक्शन डीएनए रिपेयर में कोई डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। HBX जीन में है सम ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल, तो वो P50 जीन को इनएक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो ये कार्ड से ये हो सकता है, ठीक है ना। पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सेलुलर जीन हो गया, कोई भी रिपीटेड साइकिल्स ऑफ डेथ, इन्फ्लेमेशन एंड हेपेटोसाइट की रेप्लिकेशन के कारण से कुछ आपका जेनोमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, डिफेक्शन डीएनए रिपेयर हो गया, तो ये सब काम हो सकते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में इसकी समझ लेंगे। तो इसके प्रिकर्सर लीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसके प्रिकर्सर लीजन्स की हम लोग बात अगर करना चाहेंगे तो प्रिकर्सर लीजन्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो प्रिकर्सर लीजन्स पे हम लोग देखेंगे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा इज थॉट टू अराइज फ्रॉम मैच्योर हेपेटोसाइट्स एंड प्रोजेनाइटर सेल्स कॉल्ड डक्टुलर सेल्स, ओवल सेल्स। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहाँ से सोचा जाता है, कहाँ से अराइज करते हैं कि ये बेसिकली मैच्योर हेपेटोसाइट से अराइज करते हैं, ठीक है ना। प्रोजेनाइटर सेल से, कुछ कुछ प्रोजेनाइटर सेल से अराइज करते हैं, कुछ मैच्योर, पहले तो ये मैच्योर हेपेटोसाइट से अराइज करेंगे एंड प्रोजेनाइटर सेल से, कुछ वहाँ पे मैच्योर हेपेटोसाइट्स होते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं जो कि डक्टुलर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड, उन्हीं को क्या कहते हैं? डक्टुलर सेल्स, ओवल सेल्स, ठीक है ना। कॉल्ड प्रोजेनाइटर सेल्स को ही क्या कहते हैं अपन? वो डक्टुलर सेल्स कहते हैं या ओवल सेल्स कहते हैं, और मैच्योर हेपेटोसाइट से अराइज करते हैं। डक्टुलर सेल्स एंड ओवल सेल्स से, ये डक्टुलर सेल एंड ओवल सेल से अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा क्या होता है? थॉट टू अराइज फ्रॉम
hepatocellular carcinoma is thought to arise from hepatocytes, mature hepatocytes and progenitor cells called ocular cells and oval cells, ठीक है ना। तो डिस्प्लाजियाज इन लिवर कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल सेल चेंज। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि डिस्प्लेजियाज होते हैं लिवर में क्या होता है, कभी कभार डिस्प्लेजिया हो जाएंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेजिया मतलब समझते हैं, डिस्प्लेजिया एनाप्लेजिया, ठीक है ना। तो न्यूप्लेजिया के अगर चैप्टर में आपने अपना कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा होगा तो समझ में आता होगा। डिस्प्लेजिया हो जाएगा लिवर में, और इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, स्मॉल सेल चेंज में और लार्ज सेल चेंज में। दो चेंजेस में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक स्मॉल चेंज हो सकता है, स्मॉल सेल चेंज हो सकता है, एक लार्ज सेल चेंज हो सकता है। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज थॉट टू बी अराइज फ्रॉम कहाँ से, ये मैच्योर हेपेटोसाइट से या डक्टुलर सेल से हो सकता है, जो कि आपका मतलब आपका प्रोजेनाइटर सेल्स होता है, ठीक है ना। डक्टुलर सेल से, ओवल सेल से ये अराइज होता है। हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स आर डेफिनेटली प्री मैलिग्नेंट एंड शो साइटोलॉजिकल एटीपिया। तो हाई ग्रेड जो आपका हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स है, ये डेफिनेटली प्री मैलिग्नेंट हो सकते हैं एंड शो साइटोलॉजिकल एटीपिया, और ये साइटोलॉजिकल एटीपिया भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मॉर्फोलॉजी अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो है मॉर्फोलॉजी क्या होगी, ठीक है ना। तो HCC कैन बी सॉलिटरी, यूनिफोकल, मल्टीसेंट्रिक, मल्टीफोकल और डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग। ये सॉलिटरी भी हो सकता है, मल्टीफोकल भी हो सकता है, और यूनिफोकल भी बेसिकली सॉरी, ये यूनिफोकल भी हो सकता है, मल्टीफोकल भी हो सकता है, या डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यूनिफोकल भी होगा, मल्टीफोकल भी हो सकता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिंग भी हो सकता है। और क्लासिक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा शोज लार्ज वेल डिफरेंशिएटेड पॉलीगोनल सेल्स विद सेंट्रल न्यूक्लियर एंड frequent mitotic figure. These cells are typically arranged in trabecular pattern, acinar pattern, cord-like arrangement. Nests of tumor cells may also be seen. तो क्या होता है क्लासिक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, बेसिकली लार्ज सेल्स होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स ऐसे हो गए, लार्ज होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं विद सेंट्रल न्यूक्लियाई, देख के लग रहा है। एंड माइटोटिक फिगर्स, यहाँ पे माइटोटिक कुछ फिगर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। माइटोटिक फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस शायद से कहते हैं ना उनको, शायद नहीं माइटोटिक फिगर जो कि अरे वो होता है जो ऐसे करके फिगर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो खैर एक बार देख लेना क्या कहते हैं उनको। तो फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। दीज सेल्स आर टिपिकली अरेंज्ड इन ट्रेबिकुलर पैटर्न। ये जो सेल्स होते हैं टिपिकली ये ट्रेबिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। ट्रेबिकुलर पैटर्न में पॉलीगोनल सेल्स, ये जो कि विद सेंट्रल न्यूक्लियर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं विद माइटोटिक फिगर, ये ट्रेबिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और साइनर पैटर्न में भी ये अरेंज होते हैं। साइनर पैटर्न एंड ट्रेबिकुलर पैटर्न, ठीक है। कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट भी होता है, कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट ऐसे अरेंजमेंट हो गया, कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट हो गया। नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स में ऑल्सो भी सीन, नेस्ट भी इसका देख सकते हैं, इसका नेस्ट ऐसे हो सकता है। तो पोली डिफ्रेंशिएटेड लीजन्स शो शीट्स और लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल। अगर पोली डिफ्रेंशिएटेड लीजन्स हैं तो वहाँ पे मतलब जो है आपका बहुत ही ख़राब मतलब लेस डिफ्रेंशिएटेड देखेंगे विद अनास्प्लास्टिक ट्यूमर जाइंट सेल्स। इंटरस्पर्स देखेंगे लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स इंटरस्पर्स विद अनाप्लास्टिक ट्यूमर जाइंट सेल्स, वहाँ पे देख सकते हैं। दीज लीजन्स इन्वेड, ये लीजन्स क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे एडजेसेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स को, या एडजेसेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स को इन्वेट कर देंगे, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को इन्वेट कर देंगे। एंड मे मेटेरलाइज टू लंग्स, एड्रिनल, लिम्फ नोड्स और बोन। और ये कहाँ मेटेरलाइज कर जाएंगे, लंग्स में कर जाएंगे, या एड्रिनल्स में आपके कर जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे या लिम्फ नोड पे या बोन पे ये आपके मेटेरलाइज कर जाएंगे। कहाँ मेटेरलाइज कर जाएंगे, लंग्स पे, एड्रिनल्स पे, लिम्फ नोड्स पे और बोन्स पे ये मेटेरलाइज कर जाएंगे। दीज लीजन जो है इन्वेट करेंगे एज एडजेसेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर को, ये लीजन जो है लीजन्स जो हैं इन्वेट कर देंगे, और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को। एंड में मेटेरलाइज टू लंग, और ये लंग को मेटेरलाइज कर देंगे, एड्रिनल्स को कर देंगे, ये लंग्स को मेटेरलाइज कर देंगे। लंग्स में जैसे ये हो गया तो ये लंग्स को मेटेरलाइज कर देंगे, ठीक है ना। ये किसको मेटेरलाइज कर देंगे, लंग्स को कर देंगे, एड्रिनल्स को कर देंगे, लिम्फ नोड्स को कर देंगे, बोन्स को कर देंगे मेटेरलाइज, ठीक है। दीज लीजन्स इन्वेट एडजेसेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स एंड में मेटेरलाइज टू लंग, एड्रिनल, लिम्फ नोड और बोन, ठीक है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर से एब्डोमेन कहीं भी जा सकते हैं। अ डिस्टिंक्ट हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट टर्म्ड फाइब्रोलेमुलर कार्सिनोमा 5% ऑफ HCC यूजुअली अकर्स विद रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स में। तो ये यंग एडल्ट्स में भी फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट हम लोग देख सकते हैं कार्सिनोमा का। तो ये भी एक तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि हाँ इसका एक फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट होता है, जो कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ का इन्वेस्टिगेशन अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो मार्क इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन एंड CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का मार्क लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी या CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन करा दोगे। और एक काम और करा सकते हो कि इसमें एक और काम करवा सकते हो कि जैसे
हेपेटिक आर्टरी एंजियोग्राफी करवा दो तो ये भी दिखा देगा ट्यूमर्स। और एस्पिरेशन बायोप्सी कंफर्म डायग्नोसिस, एस्पिरेशन बायोप्सी भी लगा दोगे तो ये भी ट्यूमर दिखा देगा। तो ये बात रही आपकी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।